हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। मैं हूं शोभा मैम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 2026 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम विच सब्जेक्ट, फ्रॉम ज्योग्राफी, राइट। और हमने आज चैप्टर कौन सा लिया है? द चैप्टर इज प्राइमरी एक्टिविटीज। और प्राइमरी एक्टिविटीज से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो आपके पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो होगा टोटली प्राइमरी एक्टिविटीज के लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ इसमें से यानी इस चैप्टर में से आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the first question. Now, what is the first question? That describe any five features of what? Describe any five features of commercial livestock rearing in the world. तो सबसे पहले ये जाने कि इस पर्टिकुलर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे। जनरली बच्चे एग्जाम के लिए टॉपिक तो पढ़कर जाते हैं बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि हम वहां पर कैसे उसे लिखेंगे। तो भाई उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट द 5 फीचर्स ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, तो सबसे पहला आपका आंसर होगा इंट्रो बेस्ड। आपका इंट्रो में आप क्या बताएंगे? अबाउट व्हाट इज कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ओके, इसके बाद आप मेंशन करेंगे डिफरेंट फीचर्स ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को आप देंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर है, लेकिन शॉर्ट आंसर अगर होगा तो बस आपको फीचर्स मेंशन करने से हो जाएगा, उसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। अच्छा स्टूडेंट, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो इन लॉन्ग क्वेश्चन से और भी किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक कंप्लीट स्टडी हो कि एक क्वेश्चन यहाँ पूछा तो गया है लेकिन इससे बनने वाले और क्या क्या न्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, तो चलिए व्हाट इज कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो सबसे पहली बात, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको कवर करना है। दैट इट इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ एक्टिविटी और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम है एंड इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम से एसोसिएटेड है। और ये किस पर्टिकुलर एक्टिविटी से है? रेजिंग एनिमल से रिलेटेड है। तो व्हाट इज कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग? कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज अ मॉडर्न एक्टिविटी में है, प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम में आता है और किससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं? बाय रेजिंग एनिमल्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, यानी यहाँ पर हम और एक पॉइंट देख रहे हैं जो आप अपनी कॉपी में लिख के रखिए। बट द एग्जामिनर कैन आल्सो आस्क दैट इज द डिफरेंस, आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग एंड नोमैडिक हर्डिंग में भी आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आप साइड बाय लिख के रखिएगा व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट द फीचर्स ऑफ व्हाट? कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ओके, तो अब हमने क्या देखा? व्हाट इज कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। साथ ही साथ हम और किस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग एंड नोमैडिक हर्डिंग में। ओके, तो पहले हमने क्या देखा कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग क्या है? इट इज अ मॉडर्न वन। लेकिन अगर हम बात करें नोमैडिक हर्डिंग, क्या ये मॉडर्न है? नो, दिस इज द ओल्ड वन, राइट? प्रिमिटिव एक्टिविटी में आता है। एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जो है स्पेशली फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम, बट नोमैडिक हर्डिंग इज नॉट फॉर सरप्लस और इतना ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। ओके, तो अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, ये जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जो होती है ये कैसे होती है? दिस इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ठीक है, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है और इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल मार्केट, राइट? बट ऑन द अदर हैंड नोमैडिक एक्टिविटी यानी कि नोमैडिक हर्डिंग इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल मार्केट। क्लियर? तो ये पॉइंट आप लिख के रखिएगा। तो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग क्या है? रिवाइज करते चलिए। मॉडर्न एक्टिविटी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम है, हाउ टू जनरेट प्रॉफिट बाय रेजिंग एनिमल्स, और ये क्या है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड है एंड इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल मार्केट। और इस तरह की जब लाइव स्टॉक रियरिंग होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट?
that is known as commercial livestock rearing. अब बात करते हैं the features of commercial livestock rearing क्या है. So what are the features? Number one is what? It is highly organized and capital intensive. Second क्या है? Permanent ranches and fencing पाए जाते हैं. Scientific management देखा जाता है. और क्या है? स्पेशलाइजेशन इन एनिमल्स, कि किस तरह के एनिमल्स होते हैं, क्या मल्टीपल होते हैं और सिंगल होते हैं. नेक्स्ट क्या है? प्रोसेसिंग एंड ग्लोबल मार्केट. और इसके अलावा सिक्स है मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स. यस स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी के, उन सभी के हम मैप भी करेंगे ताकि आपका इस वीडियो में कंप्लीट टॉपिक डिस्कस हो जाए, साथ ही साथ मैप एक्टिविटी हो जाए. तो साथ में मैप लेकर बैठिएगा और कंप्लीट भी कीजिए. ओके, तो अब सबसे पहले किस फीचर को डिस्कस करेंगे? दैट इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव. तो व्हाट इज दिस हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव सिस्टम? तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव में हम क्या देख रहे हैं? दैट इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कमर्शियली ड्राइवन एक्टिविटी. एकदम सिस्टमैटिक वे में हो रहा है और कमर्शियली ड्राइवन एक्टिविटी है. एंड इट रिक्वायर्स व्हाट? ह्यूज इन्वेस्टमेंट. ह्यूज इन्वेस्टमेंट मीन बहुत ज्यादा इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट लगता है. क्यों लगता है? बिकॉज इट नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चाहिए भाई? तो भाई हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम कमर्शियल बेसिस पर इसे कर रहे हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, तो प्रॉपर वे में तो करना पड़ेगा. अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो एनिमल ब्रीडिंग सही नहीं होगी, एनिमल ग्रोथ सही नहीं होगा. तब ऐसी कंडीशन में अगर मान लो एनिमल किसी वजह से कोई डिजीज का शिकार हो जाए, तब फिर क्या करेंगे? तो इसलिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके लिए चाहिए उस पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट है. नेक्स्ट, इनके लिए हाई क्वालिटी फीड की जरूरत होती है एंड एज वेल एज वेटरनरी सर्विसेज की भी जरूरत होती है. ठीक है, और ये सब कुछ जो है आपको नोमैडिक हर्डिंग में देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये लेकिन आपको कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में देखने के लिए मिलता है, बिकॉज इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, ग्लोबल मार्केट से भी कनेक्टेड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट रैंचेस एंड फेंस. तो अब बात करते हैं कि आखिर ये रैंचेस क्या होते हैं. व्हाट आर रैंचेस? तो एनिमल्स आर केप्ट ऑन परमानेंट वास्ट फार्म्स. तो जब एनिमल्स को परमानेंट वास्ट फार्म्स में रखे जाते हैं, दीज आर नोन एज रैंचेस. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो रैंचेस होते हैं, ठीक है, ये जो रैंचेस, मान लो दिस इज द रैंचेस, तो इसे हम जो है इस तरह से पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं. तो ये जो स्मॉलर फेंस पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, these smaller fences parts are known as what? These are known as parcel. अब ये पार्सल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इसमें फेंसिंग की जाती है? तो एक्चुअली यहाँ पर जो ग्रासेस होती है, अगर मान लो दिस इज ए पार्सल, एनिमल्स ने यहाँ पर ग्रेजिंग कंप्लीट कर लिया, देन दे विल बी शिफ्टेड टू द B1 एंड देन C एंड देन D. अब हम यहाँ पर क्या करें? रोटेशन कर रहे हैं. जब D कंप्लीट हो जाएगा इसकी एक्टिविटी, फिर रिटर्न बैक टू A. अब ये रोटेशन करने की क्यों जरूरत है? सो व्हेन वन पार्शल इज ग्रेज्ड, एनिमल्स आर मूव्ड टू अनदर टू अलाउ द ग्रासेस टू रीग्रो, ताकि ग्रासेस दोबारा से ग्रो हो सके, उसे टाइम मिल सके ग्रो होने के लिए. ऐसा ना हो कि एनिमल्स ने इसको जो है ग्रेज कर लिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली उसी पर ग्रेज कर रहे, तो क्या होगा? तो अच्छी ग्रासेस की क्वालिटी है वो भी नहीं हो पाएगी, राइट? तो इसलिए इसमें पार्सल्स बनाए जाते हैं. और रैंचेस क्या है? रोटेशनल ग्रेजिंग क्यों की जाती है, ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट? दैट इज इट इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो द नंबर ऑफ एनिमल जो है यहाँ पर क्या होती है कि हम साइंटिफिकली मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एनिमल्स होता है ना, वो आपका उतना ही होता है जितना उस पर्टिकुलर एरिया की कैरिंग कैपेसिटी, राइट? अगर कैरिंग कैपेसिटी 50 एनिमल्स रखने की है तो दे विल कीप ओनली 50, नॉट 100, कि उनका भीड़ बना देंगे. भीड़ लेकर के नहीं चलते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और स्ट्रिक्टली केप्ट अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पैशन. फॉर व्हाट पर्पस? टू अवॉइड ओवरग्रेजिंग. एंड नेक्स्ट क्या है? एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन साइंटिफिक ब्रीडिंग पर फोकस किया जाता है. इसके अलावा एनिमल्स की जेनेटिक इंप्रूवमेंट पर फोकस किया जाता है, उनके हेल्थ केयर की जाती है एंड डिजीज कंट्रोल पर फोकस किया जाता है, ताकि किसी तरह का इनको कोई नुकसान ना हो.
क्योंकि एक बार अगर एनिमल्स में किसी तरह की डिजीज अगर बढ़ गई और वो स्प्रेड हो गया तो इससे पूरे के पूरे उन रैंचेस में खतरा होगा और इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो भाई अब हम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या हम ऐसे लॉस का बर्डन ले सकते हैं? डेफिनेटली नहीं ले सकते। इसीलिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसकी जितनी जरूरत है उसे पूरा का पूरा फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम की जाती है। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन इन एनिमल्स। तो भाई किस तरह की एनिमल्स यहाँ पर जो है उनको ब्रीड किया जाता है। ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड ऑन अ रैंच। ठीक है, तो एक ही तरह का, अगर हॉर्स है तो हॉर्स रहेंगे, कैटल है तो कैटल रहेंगे, गोट्स है तो गोट्स रहेंगे। इसके अलावा ये नहीं कि हॉर्स के साथ में शिप को भी मिक्स कर देंगे, राइट। तो कॉमन एनिमल इंक्लूड कौन से हैं? शिप है, कैटल है, गोट्स है एंड हॉर्सेस है। एंड स्पेशलिटी क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड ऑन अ रैंच। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट? प्रोसेसिंग एंड ग्लोबल ट्रेड। अब किस चीज का प्रोसेसिंग करते हैं? तो डेफिनेटली भाई कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है तो एनिमल्स के ही प्रोडक्ट को ही वहां पर प्रोसेसिंग की जाएगी। अब एनिमल प्रोडक्ट्स में यहाँ पर क्या आते हैं? तो एनिमल प्रोडक्ट में हो गया मीट, के अलावा नेक्स्ट क्या होगा आपका? इसके अलावा नेक्स्ट हो गया वूल एंड हाइव्स आर प्रोसेस्ड और उसको पैकेज की जाती है यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक मेथड और उसे फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रोसेसिंग एंड ग्लोबल ट्रेड। अब बात करते हैं कि आखिर ये कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग वर्ल्ड के कौन कौन से हिस्से में प्रैक्टिस की जाती है। ओके, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस। तो मैप बेसिस एक्टिविटी है, मैप साथ में रखिएगा और एक साथ टॉपिक कंप्लीट कीजिए क्योंकि इससे आने वाले हर क्वेश्चन जो भी है हमने आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अब बात करते हैं मैप की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दिस एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ कल्चर, पूछा जा सकता है। दैट इज वेस्टर्न कल्चर। और कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? प्रैक्टिस इन नॉर्थ अमेरिका में प्रैक्टिस की जाती है। नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली आपका यूएसए में प्रैक्टिस किया जाता है। साउथ अमेरिका में प्रैक्टिस की जाती है। अब साउथ अमेरिका में ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? अर्जेंटीना में प्रैक्टिस की जाती है। और कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? उरुग्वे में प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट कहाँ पर? ओसेनिया। अब ओसेनिया में कौन से आएंगे? आपके ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, दीज आर दोज प्लेसेस वेयर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग्स आर इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आप मैप में लोकेट कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो अब फिर से सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे कि भाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अब ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको पूरा इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिखना पड़ेगा दैट व्हाट इज दिस प्लांटेशन एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जब प्लांटेशन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया और कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया? यूरोपियंस ने किया। और यूरोपियंस ने इसे कहाँ इंट्रोड्यूस किया? कॉलोनीज में, जहां पर उन लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाई, जैसे कि इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, जहां जहां पर यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बनाई वहां पर। तो अब कौन से इलाके? दैट इज इन द ट्रॉपिक्स में। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बेसिस पे देखें दैट इज इन द ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल एरिया में जहां उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई वहां उन लोगों ने प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अब किस तरह के क्रॉप्स का प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कौन से वो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है? तो उनमें से इम्पोर्टेंट में आपका पहला है टी, दूसरा है कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, सुगर केन, बनाना एंड पाइनएप्पल। ठीक है, these are the crops which is associated with plantation agriculture। हो सकता है आपको एमसीक्यू में बोले आइडेंटिफाई द क्रॉप्स एसोसिएटेड विद प्लांटेशन एग्रीकल्चर। भाई ये नाम का लिस्ट आप रेडी रखिएगा ताकि आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर को आइडेंटिफाई कर पाए आपके एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर।
तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बस इतने ही आपके दिए हैं, इस पर कोई अलग से एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पहला फीचर्स क्या है। तो प्लांटेशन वन क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है और वो वन क्रॉप स्पेशलाइजेशन बहुत बड़े एरिया को कवर करता है एंड दैट इज कम टू बी नोन एज लार्ज स्टेट्स। ठीक है, लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट प्लांटेशन एक्टिविटी है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, सो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर, लार्ज स्टेट है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब जब इतना बड़ा इलाका है तो मैनेजमेंट तो चल लगेगा ही, ह्यूज मैनेजमेंट एक्टिविटी चाहिए, तो मैनेजेरियल और टेक्निकल सपोर्ट की भी इसमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, तो जहां पर टी प्लांटेशन है तो वहां केवल टी ग्रो होगा, और अगर जहां कोकोआ है तो वहां पर कोकोआ, जहां पर कॉफी, बस वही क्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं जहां पर दूर तक एक ही पर्टिकुलर क्रॉप जो है कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, सो सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद दैट दिस रिक्वायर्ड चीप लेबर। नाउ व्हाई डू दिस रिक्वायर चीप लेबर, तो आप लोगों ने टी प्लांटेशन तो देखा ही होगा, कितना बड़े स्टेट है और चाय की पत्तियां यूं हाथ से तोड़ी जाती है, उसको आप मशीन से कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन पे जहाँ एक एक पत्ती को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको अपनी बास्केट में डालना पड़ेगा, टोकरी में डालना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, इनको चीप लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो प्लांटेशन एक्टिविटी में आपको चीप लेबर की जरूरत पड़ती है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ठीक उसी तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, यानी कि चीप लेबर बहुत ज्यादा लगेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट नीड अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो बात आती है भाई प्लांटेशन एक्टिविटी, व्हाई इट नीड्स अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इट नीड्स अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर केन। अब शुगर केन ग्रो कहाँ पर हो रहा है, यूपी में हो रहा है। और शुगर केन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो पॉइंट है कि अगर आपने उसे कट किया है तो उसको इमीडिएटली आपको इंडस्ट्री में लेकर जाना पड़ेगा। आप जितना डिले करेंगे उसकी क्वालिटी खराब होती जाएगी। तो ऐसे कंडीशन पे जहां पर शुगर केन ग्रो होता है, कल्टीवेट होता है, उसी के आसपास मिनिमम डिस्टेंस में शुगर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, ना कि यूपी से लेकर हम महाराष्ट्र जाएंगे या यूपी से लेकर के गुजरात पहुंच जाएंगे उस इंडस्ट्री, राइट। तब आपका प्रोडक्ट और खराब हो जाएगा और आपको कुछ भी उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, एंड इवन उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और लॉस भी ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बात करें टी के बारे में, तो भाई जहां पर टी प्लांटेशन होता है उसी के आसपास टी की फैक्ट्री होती है, नहीं तो पत्तों की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें एक गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ नियरेस्ट एरिया में इंडस्ट्री चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ व्हाट, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन द वर्ल्ड। तो अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कि कमर्शियल पर्पस में जब हम ग्रेन ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस, राइट। तो अब बात करते हैं कमर्शियल पर्पस में जब कमर्शियल आपका ग्रेन फार्मिंग होता है तो उसके क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले अगेन व्हाट आई सेड, इंट्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। Commercial grain cultivation is practiced. So where it is practiced? Where it is in practice? कहाँ पर इसकी प्रैक्टिस की जाती है? तो it is practiced in the interior. Interior parts of what? Interior parts of semi-arid lands. Semi-arid land मतलब कौन सा? जो ना ज्यादा गीला होगा ना ज्यादा सूखा होगा, जहाँ पर आपका ना बहुत ज्यादा बारिश होगी ना बहुत कम, मीडियम, राइट। एकदम ऐसे वाले इलाके सेमी एरिड वाला होगा। ठीक है, ऑफ दी मिड लैटिट्यूड, कहाँ पर, मिड लैटिट्यूड वाले इलाके में। ओके, तो इंटीरियर पार्ट ऑफ व्हाट, इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड में इस तरह का ग्रेन कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है। ओके,
अब बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग. So wheat is the principal crop of this particular type of farming. Is there any other crops also grow? Then yes, answer is but that is corn, barley, oats, rye. तो मेजर क्रॉप कौन सा हो गया? प्रिंसिपल क्रॉप आपका कौन सा हो गया? तो भाई जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि नेम ऑफ द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ कमर्शियल extensive commercial grain farming, what will be your answer? Your answer will be wheat. But if there any other crops also associated with, अगर आपको MCQ में दे देगा आइडेंटिफाई करने के लिए, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस MCQ में ही आइडेंटिफाई के लिए पूछ लिए जाते हैं, तब आपको इन सारे नाम को फोकस करना पड़ेगा. दैट इज कॉर्न, बार्ली, ओट्स एंड राई. अब बात करते हैं अबाउट द फार्म साइज. किस तरह का फार्म साइज होता है? अब कमर्शियल पर्पस के लिए है तो डेफिनेटली वेरी लार्ज फार्म, राइट, छोटा तो नहीं होगा. ओके, टेक्नोलॉजी किस तरह की होगी? कमर्शियल पर्पस के लिए है तो यहाँ पर जो है प्लाविंग से लेकर के प्लाविंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड, यानी कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर हाई होती है. ठीक है, प्लाविंग से लेकर के यानी कि मिट्टी को रोल करने से लेकर, बीज छिड़कने से लेकर उसे काटने तक, फसल के पकने के बाद उसे काटने तक जो है टोटल एक्टिविटी ऐसी है, मैकेनाइज्ड एक्टिविटी है. And another very important feature is that there is low yield per acre and high yield per person. तो लो yield per acre एक्चुअली क्या है कि ये इलाका बहुत बड़ा होता है तो उसके हिसाब से जो है उस पर्टिकुलर एरिया पे जितना फसल होना चाहिए उसके कंपैरिजन में कम होता है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये फुल्ली मैकेनाइज्ड होने की वजह से इसमें लेबर कम यूज होता है और लेबर कम यूज होने की वजह से फिर क्या होता है कि वहां पर 2, 4, 5 लोगों से मान लो काम हो जाएगा. जहां पर हम नॉर्मली 50 लोगों को रखकर काम करते हैं तो यहाँ पर अगर 5 लोग पूरा काम कर ले रहे हैं और कई टन के आपको ग्रेन प्रोडक्शन करके दे रहे, कल्टीवेट करके दे रहे हैं, तो पर पर्सन जो है ना यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट, आपका पर एकड़ एरिया में लो है, लेकिन लोग कम लगते हैं. हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड है फुल्ली, प्लाविंग से लेकर के आपका हार्वेस्टिंग तक, यानी कि कामों की जरूरत, यानी कि लेबर इंटेंसिव नहीं है, कि लेबर की यहाँ पर जरूरत नहीं लगती है, कुछ लोगों से ये काम हो जाता है. इसीलिए एक व्यक्ति जो है वो मशीन की सहायता से समझ लीजिए 10 लोगों के बराबर काम करता है. क्लियर? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट. नाउ कहाँ पर इस तरह के फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन वेयर, कहाँ पर ये बेस्ट डेवलप्ड है? तो दिस इज बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपेस. तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट, दैट इज द नेम ऑफ द डिफरेंट ग्रासलैंड, राइट, डिफरेंट ग्रासलैंड. तो एक हो गया आपका यूरेशियन स्टेपेस. अच्छा, अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेयरीज. तो ये हो गया आपका क्या? दिस इज प्रेयरीज. ओके, इसके अलावा अर्जेंटीना के ग्रासलैंड का नाम क्या है? दैट इज पैम्पास. ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट कमिंग टू साउथ अफ्रीका, दैट इज वेल्स, है ना. यहाँ पर जो ग्रासलैंड है जहाँ पर आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो कौन से ग्रासलैंड में होती है? वेल्ड में होती है. ठीक है, वेल्स में. अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? डाउन्स. अब ये डाउन्स कहाँ पर है? डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. और कैंटरबरी कहाँ पर है? कैंटरबरी प्लेन्स जो है ये आपका है न्यूजीलैंड में. ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लोकेट करके रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि प्लेन्स के साथ मैच द फॉलोइंग दे दे. ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है आपको ग्रासलैंड के नाम दिए हैं और साइड पे रीजन दिया हुआ है, उसके साथ आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा. तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए. केवल आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ पर होती है. ठीक है, तो इससे बनने वाले हमने दूसरे क्वेश्चंस को भी अभी देख लिया. ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. तो डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ
मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। भाई मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या होती है? तो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, तो फिर से मैं बता दूं, अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में फिर से नोट डाउन करके रखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्या है ये? मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर इज a specialized form of what? Specialized form of modern agriculture। और ये किस पर फोकस करता है? दिस फोकसेस ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप? हाई वैल्यू क्रॉप पर फोकस करता है, ठीक है। किस तरह के क्रॉप के ऊपर फोकस करता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर? ग्रोइंग हाई वैल्यू क्रॉप्स, ये हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फोकस करता है। तो आप बोलेंगे अब भाई मैम ये हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होती है? व्हीट तो है, व्हीट और राइस के हाई वैल्यू क्रॉप्स में नहीं आएंगे। तो बेटा ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है इसमें आपके आते वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे और आपके फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। तो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स है और इसके लिए कौन से कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है? स्पेशली अर्बन कंज्यूमर, यानी कि अर्बन मार्केट को टारगेट किया जाता है। क्लियर? तो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? मॉडर्न एग्रीकल्चर है। फोकस ऑन व्हाट? ग्रोइंग हाई वैल्यू क्रॉप्स। किसके लिए हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करना है? अर्बन कंज्यूमर्स के लिए हाई वैल्यू क्रॉप ग्रो करना है। ओके, अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट में। इसका फीचर क्या है? स्पेशलाइजेशन इन हाई वैल्यू क्रॉप। तो जस्ट नाउ आई सेड ये हाई वैल्यू क्रॉप्स में क्या आते हैं? वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है। इसे कल्टीवेट करने में फोकस किया जाता है। एंड these crops are grown solely for which market? Solely for the urban market। और इन सारी चीजों का डिमांड डेफिनेटली कहाँ होगा? अर्बन एरिया में ही होगा ना, क्योंकि जो रूरल एरियाज है वहां पर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। और वो क्यों इनको ग्रो करते हैं? इनको ग्रो करते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, क्योंकि इसको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। फूल को हम तो 6 महीने नहीं रख सकते ना। फूल आज उगा है तो उसे हमें कल मार्केट में पहुंचा देना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी फ्रेशनेस कम हो जाएगी, है ना। तो डेफिनेटली ये अर्बन मार्केट, आसपास के मार्केट को ही टारगेट करके किया जाता है प्रैक्टिस। ओके, तो these crops are grown solely for urban market where there is high demand। और कौन से क्रॉप्स है बेटा? दैट इज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड साइज। तो भाई अगर साइज के बारे में बात करें तो स्मॉल फर्म साइज होता है। किस तरह का फर्म साइज होता है? स्मॉल फर्म साइज होता है। तो फार्म का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। अनलाइक कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में हमने क्या देखा? बहुत बड़ा बड़ा इलाका जो है वो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में कवर होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा इलाका कवर नहीं होता है, केवल स्मॉल फार्म साइज होता है। और ये जो है आपका किसके लिए होता है? अर्बन प्रॉक्सिमिटी। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा अर्बन प्रॉक्सिमिटी अर्बन एरियाज के लिए है। दे आर लोकेटेड नियर टू व्हाट? दे आर लोकेटेड नियर अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स के पास लोकेट होते हैं। वेयर हाई इनकम कंज्यूमर्स लीव, यहाँ पर किस तरह के कंज्यूमर्स रहते हैं? किस तरह के खरीदार लोग रहते हैं? हाई इनकम कंज्यूमर्स रहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लिंक की। तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट तो चाहिए भाई, बिना अच्छे ट्रांसपोर्ट तो आप कैसे काम करेंगे, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो आप मार्केट तक पहुंचा नहीं सकते। तो ये हर एक फार्मिंग की डिमांड है, चाहे आपका डेयरी फार्मिंग हो, चाहे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो, किसी का भी हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी तो चाहिए। सो ट्रांसपोर्ट लिंक, तो सक्सेस जो है इसका किस पर डिपेंड करता है? ऑन एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट लिंक टू मूव पेरिसेबल गुड्स। तो पेरिसेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो बहुत जल्द खराब हो जाएंगे। तो भाई खराब होने से पहले फ्रेश रहते हुए उनको मार्केट में सेल करना है, तो उसे मार्केट में पहुंचाने के लिए डेफिनेटली हमको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। नाउ इंटेंसिव इनपुट क्या है? तो भाई इंटेंसिव इनपुट में हम देखेंगे दैट इज द कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। कैपिटल एंड लेबर रिक्वायरमेंट, तो लेबर इंटेंसिव है और हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो पैसा तो लगेगा। तो दिस इज व्हाट? दिस इज लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव
एंड क्लाइमेट कंट्रोल पर भी फोकस किया जाता है। तो लेबर इंटेंसिव क्यों है? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। किस तरह के वर्कर्स चाहिए? स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, क्योंकि सब्जियों को हम मैकेनाइज्ड ट्रावलर से कट नहीं कर सकते, राइट। हम कोई चीज से उठा करके मशीन से हम इसको काट नहीं सकते हैं, सब्जियों को हमें हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए स्किल्ड लेबर, ठीक है। अब मैनुअल पिकिंग एंड केयर कि कैसे उसका ध्यान रखना है, सब्जियों को सड़ने से बचाना है, कब उसमें पेस्टिसाइड्स करना है, ये सारा कुछ, ओके। कैपिटल इंटेंसिव क्यों है? तो भाई हम HYV सीड्स यूज कर रहे हैं और मॉडर्न मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर यहाँ पर है। जब मॉडर्न एग्रीकल्चर आती है तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, इंसेक्टिसाइड्स का यूज होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, बिना इरिगेशन के तो काम नहीं चलेगा। तो अब ऐसे कंडीशन पे अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास फसल अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम ये इनपुट उसमें नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। और एक चीज क्लाइमेट कंट्रोल। अब ऐसे इलाके में जहाँ पर बहुत ठंडा क्लाइमेट है, राइट, जहाँ पर बर्फ गिरते हैं या फिर समर का सीजन बहुत छोटा है, अब वहां पर क्या करें? अब उसके लिए इंडिया से तो सामान नहीं जाएगा ना, लेकिन वहां पर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि वहां पर भी हम कुछ क्रॉप ग्रो कर पाए, तो हमारे हाथों पे कंट्रोल में होगा। तो भाई वहां पर क्या होता है, इन कोल्डर रीजन एक्सपेंसिव ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीट के थ्रू क्या किया जाता है, क्रॉप ग्रोथ को मेंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहाँ कोल्डर रीजन है वहां पर भी अगर इस क्रॉप को ग्रो करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग पर फोकस किया जाता है, जिससे क्रॉप के ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है, ओके। अब चलते हैं इसके और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स के तरफ में, दैट इज द ट्रक फार्मिंग। तो ये जो आपका मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर इज आल्सो नोन एज ट्रक फार्मिंग। भाई व्हाई इट इज नोन एज ट्रक फार्मिंग? क्या ट्रक में ग्रो करते हैं? तो ऐसा नहीं है, ट्रक में ग्रो नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इन रीजन्स, ऐसे रीजन जहां पर फार्मर्स जो है स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, इट इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। और नाम क्यों आया है? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द फार्म जहां पर ये ग्रो हो रहा है एंड द मार्केट इज डिसाइडेड बाय व्हाट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, यानी कि आज रात को निकले तो कल सुबह मार्केट में ही ट्रक को होना चाहिए, अदरवाइज ये सब्जियां खराब हो जाएंगी और इसको हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते, इसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रक के ऊपर ये डिपेंड करता है ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, रात भर में कर पा रहा है कि नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है कि ट्रक अगर उस डिस्टेंस को कवर कर पा रहा है, फार्म और मार्केट के बीच का वो जो डिस्टेंस है कवर करके उसे ऑन टाइम अगर मार्केट में पहुंचा पा रहा है, तब जाकर हम उस वेजिटेबल को फ्रेश जो है मार्केट सेल कर सकते हैं और हाई मनी जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इस ट्रक से डिस्टेंस कवर किए जाने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। नाउ मेजर ग्लोबल रीजन्स वेयर मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर इज प्रैक्टिस। तो अगर हम बात करें तो ये दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज हाईली डेवलप्ड इन विच प्लेसेस, तो इस पर फोकस कीजिएगा कि हाईली डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो जहां जहां पर हम इस तरह की लाइन देख रहे हैं कुछ भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, तो आप जरूर, जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द वेस्टर्न कल्चर एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न कल्चर, राइट। तो कौन सा ऐसा जो है फार्मिंग है या एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किस टाइप की फार्मिंग एक्टिविटी या फिर प्राइमरी एक्टिविटी आपकी जो है हाईली डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल रीजन में प्रैक्टिस की जाती है, तो दैट इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर इज प्रैक्टिसिंग इन देयर। इसके अलावा अब बात करते हैं मैप बेस्ड। तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, तो ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, इट इज प्रैक्टिस इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप। तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। एंड नीदरलैंड, तो अब ये फ्रूट्स और फ्लावर्स दोनों से रिलेटेड है। तो विच कंट्री इज फेमस फॉर टुलिप, दैट इज नेदरलैंड। तो ये आप पॉइंट लिख के रखिएगा, नेदरलैंड इज वर्ल्ड फेमस फॉर व्हाट, नेदरलैंड इज वर्ल्ड फेमस फॉर टुलिप, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, इसके अलावा जो है इसे और कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है,
तो उसका भी लिख के रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड अदर रीजन वेयर इट इज इन प्रैक्टिस, वो कौन सा है, तो वो है आपका ये वाला इलाका, दैट इज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ जो है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। दीज आर द मेजर रीजंस वेयर मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिस हमें देखने के लिए मिलता है। Now question number 5 and this is the last question of today's video. Okay? Now gathering has become commercial in modern times. अब तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा they were direct question but this is an indirect question. Okay? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। The gathering has become commercial in modern times. अब आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है, substantiate the statement और justify the statement, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यानी आपको बताना पड़ेगा क्या सच में आज के टाइम पे गैदरिंग कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है, क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ गैदरिंग, कि गैदरिंग जो है एक्टिविटी कब इंट्रोड्यूस हुई और लोग इसे कब से प्रैक्टिस। तो इट इज ओल्डेस्ट एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। गैदरिंग क्या है, ओल्डेस्ट एक्टिविटी है। तो इज only gathering is an oldest activity? No, gathering and hunting are the oldest known economic activity of the world. Nature क्या है, actually primitive societies में practice की जाती थी। कहाँ के, किस जगह के, जहाँ पर harsh climatic condition हुआ करते थे, जहाँ पर बहुत चिल्ड एकदम ठंडा है, तो ऐसे इलाके में गैदरिंग यानी बहुत या तो गर्म या हार्श क्लाइमेट, जहाँ पर हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन जो जिस तरह से जा करके बाकी जगह प्लेन एरियाज में रहता है, इन इलाके में ठीक है, या तो बहुत ठंडा है या तो बहुत गर्म है, ठीक है। तो ऐसे इलाके पे जहाँ पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पर लोग जो है कौन सी एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं, गैदरिंग एंड हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं टू सेटिस्फाई व्हाट, बेसिक नीड। बेसिक नीड में क्या आता है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, राइट। इसके बिना तो हम नहीं चल सकते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो अब भाई जब पहले वाले टाइम की बात कर रहे हैं, ओल्डेस्ट एक्टिविटी है, हम जा रहे हैं जंगलों से फल तोड़ कर लेकर के आ रहे हैं, बताइए उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हाई होगा कि लो होगा, डेफिनेटली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होगी, तो आप ये मत लिखना कि नो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होगी बट दैट इज ऑल्सो अ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसेस लिटिल टू नो सरप्लस, ठीक है। यानी कि सरप्लस अगर होगा तो बहुत कम होगा, इतना कम कि जिससे आपको मार्केट में सेल करके कोई बेनिफिट वगैरह मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और या फिर नो सरप्लस, केवल अपने कंजम्पशंस के लिए, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं, ठीक है, उसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, खुद का कंजम्पशन के लिए या फिर आपकी कम्युनिटी के जितने लोग हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके कंज्यूम करने के लिए, बस इतना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैदरिंग का इंट्रोडक्शन कि गैदरिंग एक्चुअली क्या था, जहां पर हम इसे कोई मार्केट ओरिएंटेड फंक्शन के लिए नहीं देख रहे, लेकिन क्या सच में ये मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, क्या कमर्शियल एक्टिविटी में शामिल नहीं है। आगे पॉइंट देखिए, नाउ शिफ्ट टू कमर्शियल गैदरिंग, जो हमारे कंज्यूम करने के लिए केवल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए था, अब वो गैदरिंग किस तरह से कमर्शियल गैदरिंग बन रहा है और क्यों बन रहा है, ठीक है। सो इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग प्योरली फॉर सब्सिस्टेंस, तो खुद के लोगों के सर्वाइवल के लिए, खुद के फैमिली के सर्वाइवल के लिए था, अब ये किस में बदल रहा है, मार्केट ओरिएंटेड हो रहा है। क्या सारी जगह पे हो रहा है, नो, इन स्पेसिफिक कुछ ही रीजन में ऐसा हो रहा है। अब किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, क्या आप इसको जस्टिफाई कर पाओगे, देन द आंसर इज व्हाट, गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स, तो वैल्यूएबल प्लांट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, सिंपल प्रोसेसिंग कर रहे हैं एंड सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि उनके पास जो नॉलेज है जिससे वो उनको यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे, तो सिंपल मेथड से, जैसे कि मान लो घर पे ही सरसों का तेल निकाल लिया, एक सिंपल एक्टिविटी हो गई। अब इसके लिए तो कोई मिल में जाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। या इसके अलावा क्या करना है, जैसे कि तुलसी पत्ता का रस निकालना है, नीम से कुछ टैबलेट बना लेना आयुर्वेदिक मेथड में,
तो इसमें सिंपल प्रोसेसिंग होती है, इसमें कोई हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है और मार्केट में हमने इसको सेल कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई पीपल आर डूइंग दैट? So the focus has shifted to generating income। नहीं, अब खाली कंज्यूम करने से तो नहीं हुआ, सोसाइटी बदल चुकी है। एक प्रिमिटिव सोसाइटी और आज की सोसाइटी कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितनी चेंजेस हो चुकी है। तो ऐसे में हम केवल इस एक्टिविटी पर केवल कुछ सामान को हम गैदर करके कलेक्ट करके तो सर्वाइव नहीं कर सकते ना। वी नीड मनी एज वेल, हमें बच्चों को पढ़ाना है, हेल्थ बेनिफिट सारी चीजें। तो ऐसे में जो इनके पास जो एक्टिविटी है, जो इनके पास जो नॉलेज है, अब वो उसको मार्केट में लेकर आना चाहते हैं। तो टू गैदर इनकम रादर देन जस्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नाउ कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। अब ये जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनको कमर्शियली यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि बार्क हो गया, लीव्स हो गया, नट्स हो गया, ट्री ट्रंक्स हो गया, है ना, नट्स हो गया और क्या हो गया, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ट्री ट्रंक्स। इन सबको वो क्या करेंगे, इन सबको वो यूटिलाइज करेंगे किस पर्पस में, इन सबका यूटिलाइज करेंगे अलग अलग पर्पस। जैसे कि बार्क से, जैसे कि क्विनिन मेडिसिन यूज कर सकते हैं, टेनिन लेदर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, लीफ से जो पत्ते होते हैं, पत्ते से बिवरेजेस बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, नट्स को फूड एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स में यूज कर सकते हैं, ट्री ट्रंक को हम रबर, बलाटा, गम्स, रेजिन सबको कर सकते हैं और इन सब में नॉर्मल प्रोसेस का कोई पावरफुल टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अब बात करते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर इज इट प्रैक्टिस। ये भी आपको बताना पड़ेगा अपने आंसर में, भाई कहाँ पर इसे प्रैक्टिस की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो ये कहाँ पर प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस की जाती है हाई लैटिट्यूड जोन। अब ये हाई लैटिट्यूड जोन में आपका नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न कनाडा हो गया। नेक्स्ट कहाँ है, नॉर्दर्न यूरेशिया, तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न यूरेशिया, यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। सदर्न चिली, तो ये हो गया आपका सदर्न चिली, यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा लो लैटिट्यूड जोन्स में भी प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि आपका कहाँ पर, अमेजन बेसिन, मैप में करते जाइएगा ये सारा एक्टिविटी। अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, दिस इज ट्रॉपिकल अफ्रीका, तो द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल अफ्रीका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। एंड इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के इंटीरियर पार्ट में जो है आपको कौन सी एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी, आपको गैदरिंग एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हुए लोग देखेंगे। तो these are the regions where the people are practicing what, people practicing gathering activity, and nowadays gathering is going to change in the commercial activity। लेकिन अब एक पॉइंट आता है कि भाई कमर्शियल एक्टिविटी में तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि ये पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, क्या ग्लोबल मार्केट में सेम कंपटीशन कर पा रहे विद अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? तो भाई आंसर होगा डिस्पाइट कमर्शियलाइजेशन। ये बात तो सही है कि कमर्शियलाइजेशन इसमें किया जा रहा है, गैदरिंग हैज अ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है कमर्शियलाइजेशन हो गया है, हम तो एग्री करते हैं, क्यों कर रहे हैं कमर्शियलाइजेशन ये भी हमको पता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन करना मुश्किल। क्यों कंपटीशन मुश्किल, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट कैन नॉट कम्पीट विद द वर्ल्ड मार्केट इन द टर्म्स ऑफ स्केल। यानी कि ये जो गैदरिंग के सिंपल प्रोसेस से जो हम सामान को तैयार कर रहे हैं, वो आपके जो हाई स्केल, लार्ज स्केल जितना टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोसेस करना मुश्किल है, उसकी कंपटीशन के बराबर खड़ा होना मुश्किल है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक अल्टरनेटिव्स क्या है, सिंथेटिक प्रोडक्ट आर ऑफन बेटर क्वालिटी। तो भाई ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है वो बेटर क्वालिटी के होते हैं एंड अवेलेबल एट लोअर प्राइस। तो भाई अगर हम घर पे कोई चीज बना रहे हैं वो तो महंगा होगा ही ना, क्योंकि वो हैंडमेड है। हम एक पर्टिकुलर मेडिसिन, मान लो कि तुलसी पत्ता का काढ़ा वगैरह कुछ भी हम बना रहे प्रोसेस सिंपल, इट टेकिंग टाइम, और एक साथ हम हजारों लोगों के लिए तो उसे नहीं जनरेट कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हम उसमें हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लार्ज स्केल हम आ रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं,
तो वो एक साथ तो हजारों लोग के, लाखों लोगों के लिए मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। लाखों लोगों के लिए उस तरह के तुलसी पत्ता का ड्रॉप तैयार कर सकते हैं या नीम का काढ़ा, जो भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो सस्ता होगा ही, और ये घर में बनने वाला प्रोडक्ट नो डाउट ये अच्छा होगा, लेकिन बात ये है ये उनके साथ कॉम्पीट कर सकता, और वो जिस लोवेस्ट प्राइस में को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो अपने इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के जो गैदरिंग में शिफ्ट हो रहे हैं नहीं हो सकती, ये उनको उतने सस्ते में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड रिप्लेसिंग नेचुरल आइटम गैदर्ड फ्रॉम ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट, तो आपका किससे रिलेटेड है कि कैसे गैदरिंग आज के टाइम पे एक्टिविटी में टर्न हो रहा है। तो डेफिनेटली आप पहले पार्ट में बताएंगे गैदरिंग क्या है, उसके बाद में कहाँ इसे प्रैक्टिस की जाती, कैसे ये जो है आज के टाइम कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ये जो है उस तरह से लीड नहीं कर पा रहा है, कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, कहाँ इसके प्रॉब्लम है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है प्राइमरी एक्टिविटीज से वो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट रहे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भेजिएगा मैसेज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।